हेलो स्टूडेंट, संगम संग्राम एजुकेशन में आप लोग को स्वागत है। मस्त है, वेलकम है। तो चलिए, मैं डीएन गुरु आपके साथ बायोलॉजी फैकल्टी को लेकर आया हूं। तो जल्दी से पहले आप लोग इस लिंक को शेयर करिए और जबरदस्त तरीके से शेयर कीजिए, क्योंकि आज जो हम लोग बायोलॉजी में जो देखने वाले थे, हम बम्पर टॉपिक दनादार, अगर कहें कि दे दनादन टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए जल्दी से आप क्या कीजिए, जल्दी से सब अभी दोस्तों के साथ अपने लिंक को शेयर कीजिए, ताकि यहां से आप पूरी तरह से आज जो हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, मुख्य टॉपिक से पढ़ने वाले हैं। अगर कोई स्टूडेंट अगर पीछे की क्लास लेक्चर नहीं देखे तो जाकर आप पीछे प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ उस वीडियो को टॉपिक को आराम से समझिए। देखिए, आप लोग को समझना है, क्योंकि समझदारी ही आपको ऊपर कॉन्फिडेंस बनाता है, क्योंकि समझदारी आपके ऊपर आगे तक ले जाएगा। क्योंकि आप लोग देखिए, किताबी कीड़ा मत बनिए, क्योंकि यहां से मुझे हर एक बात को तोड़कर बताना है। अगर कहते हैं बायोलॉजी तो पढ़ना आसान है, लेकिन अच्छे तरीके से हम लोग को पढ़ना वो इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि हम परिभाषा याद कर लिए, लेकिन हम लोग एक एक टॉपिक को तोड़कर अगर ज्ञान लेते हैं तो हमारे आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव में भी हमारा साथ होगा। तो आज चलिए क्लास 12 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है जीवों में जनन, जिसमें आज जो हम लोग क्लास देखने वाले, बहुत बम्पर क्लास देखने वाले हैं। तो इस क्लास को एकदम बिल्कुल मिस मत कीजिए और नहीं स्किप करिए, लेकिन आप इसको एक लाइक कर दो और कमेंट करो। उसके बाद हम अपने टॉपिक को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग कहना हम अपने टॉपिक की ओर वापस की ओर लौटते हैं, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ने वाले एकदम मस्त टॉपिक से, यानी एकदम टॉपिक पढ़ना है कि दे दनादन टॉपिक पढ़ना है। हम लोग को क्या पढ़ना है, दम दे दनादन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम लोग इसी टॉपिक में मजेदार टॉपिक लेके आए हैं। तो आइए हम लोग उस टॉपिक को क्या करते हैं, बात करते हैं कि वो हमारा टॉपिक क्या है। चलिए, जिसका नाम हमारा मिलेगा जीवों में जनन का, क्लास 12 का आपका जो है बायोलॉजी। आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी। यहां आप सही सुन रहे हैं कि आप जब जो हम लोग क्लास देखने वाले हैं, बायोलॉजी की क्लास देखने वाले हैं, क्योंकि बायोलॉजी की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हम लोग पीछे की क्लास में पढ़ लिए थे कि बायोलॉजी में होता क्या है। बायोलॉजी में जीव विज्ञान में आप लोग को बता दिए थे, और साथ साथ आपको बताए थे कि लैंगिक अलैंगिक के बारे में बताए थे, जिसमें आप लोग को टॉपिक आपका चला था जनन के बारे में चला था। तो जनन का हम लोग टोटल टॉपिक देख लिए थे। जनन किसे कहते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं, हमारे पृथ्वी पर जनन क्यों अनिवार्य होते हैं, तो टोटल जो टॉपिक हम लोग पीछे के क्लास में देख लेते हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं, बहुत ऐसे हमारे पृथ्वी पर जीव है। ध्यान दीजिएगा, यहां से आपका क्लास टॉपिक चालू हो चुका है। हमारे पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी जीव हैं जो संतान को तो ऑलरेडी संतान को जन्म देते ही हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी जीव जो होते हैं, है ना, वो संतान को जन्म देने का जो हम लोग को जो गुण होता है, सभी का गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे मान के चलो कि हमारे पृथ्वी पर जो होते हैं जीव, जो होते हैं पृथ्वी पर जो होते हैं जीव, यानी पृथ्वी पर जो जीव होते हैं बाबू, पृथ्वी पर हमारा जो जीव होते हैं, वो जीव जो होते हैं, कोई भी जीव जो होते हैं, है ना, तो जीव जो क्या करते हैं, संतान को प्राप्ति देते हैं। क्या करते हैं, संतान को। और इसी संतान को कुछ ऐसे भी जीव जो होते हैं, जो अपने संतान को जो है अंडे के रूप में जन्म देते हैं। किसके रूप में करते हैं, अंडे के रूप में जन्म देते हैं। तो उस, है ना, वो कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो अंडे के रूप में जन्म देते हैं, और कुछ ऐसे भी जीव जो होते हैं वो संतान को यानी भ्रूण के रूप में जन्म देते हैं। किसके रूप में जन्म देते हैं, भ्रूण के रूप में जन्म देते हैं। तो हम लोग उसी टॉपिक पर आपसे बात करने वाले हैं। तो यही कहेंगे कि पृथ्वी पर जो संतान जन्म देने के जो गुण होता है, वो दो रूपों में होता है। पहला जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अंड प्रजक। क्या कहते हैं, अंड प्रजक कहते हैं। उससे हम लोग क्या कहते हैं, अंड प्रजक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको, अंड प्रजक कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं, यानी अंड प्रजक कहते हैं, ओविप्रोस कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अंड प्रजक कहते हैं। और दूसरा को हम लोग कहते हैं सजीव प्रजक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, सजीव प्रजक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सजीव प्रजक कहते हैं, यानी विविप्रोस कहते हैं। क्या कहते हैं,
ये भी क्रॉस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यही जो दो जीव जो होते हैं, यानी इसी रूप में हमारा संतान के क्या होता है, जन्म होता है। पहला जो होता है अंड प्रजक होता है, दूसरा होता है सजीव प्रजक। अंड प्रजक किसे कहते हैं कि वैसा जीव है ना, वैसा जीव जो अपना संतान अंडे के रूप में, किसके रूप में, अंडे के रूप में है ना, अंडे के रूप में विकसित करते हैं। क्या करते हैं, विकसित करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंड प्रजक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग, अंड प्रजक कहते हैं। तो वैसा जीव जिसका जो होता है संतान जो होते हैं अंडे के रूप में, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग बात करेंगे, जैसे हो जाएगा मुर्गी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुर्गी हो जाएगा, सांप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सांप हो जाएगा, मगरमच्छ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना, मगरमच्छ हो जाएगा। यानी बहुत सारे ऐसे जीव जो होते हैं जो अपने संतान को जो होते हैं अंडे के रूप में जन्म देते हैं। किसके रूप में देते हैं, अंडे के रूप में देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं अंड प्रजक कहते हैं। बस अब ध्यान रखिएगा कि जो अंडे के रूप में संतान को जन्म देते हैं, जैसे मुर्गी हो गया अंडे का जन्म देते हैं, बत्तख भी हो जाएगा, सांप भी हो जाएगा, है ना, कबूतर भी हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो अपने संतान को अंडे के रूप में क्या करते हैं, जन्म देते हैं। उसके बाद सजीव प्रजक में जो हो गया, अपने संतान जो होते हैं वो अंडे के रूप में नहीं, उसका अंडे जो होते हैं मादा के शरीर में जो होते हैं वो अंडे जो होते हैं शरीर के अंत्य भाग में भी निषेचन कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। लेकिन जब उसका संतान को जन्म जो होता है वो कोची के रूप में होता है, भ्रूण के रूप में होता है। संतान का जन्म किसके रूप में होता है, भ्रूण के रूप में होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सजीव प्रजक कहते हैं। कौन सा प्रजक कहते हैं, सजीव प्रजक कहते हैं। एकदम ध्यान दीजिएगा, तो क्लियर हुआ, अंड प्रजक यानी सजीव प्रजक। तो कोई ऐसे जीव जो होते हैं जो अंडे के रूप में जन्म देते हैं उसे सजीव प्रजक कहते हैं, और जो सजीव संतान के रूप में, भ्रूण के रूप में संतान को जन्म देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, है ना। जैसे हो जाएगा मानव हो जाएगा, मानव होगा, कुत्ता होगा जी, कुत्ता, बिल्ली, है ना, बिल्ली, यानी गाय, भैंस, यानी जितना भी प्रकार के जो है, जितना भी गाय, भैंस, है ना, बहुत सा ऐसा जो है, बहुत सारे जीव जो होते हैं जो अपना संतान को जीव के रूप में करते हैं, जीव के रूप में संतान को जन्म देते हैं, उसी को हम लोग कौन सा जीव कहते हैं, यहाँ पे टॉपिक पर ध्यान दीजिए। उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं। तो ये तो हो गया संतान जन्म देने का गुण, क्लियर। ये हमारा संतान जन्म देने का हो गया कि कुछ ऐसे जीव करते हैं। लेकिन अब है ना, ये जो संतान को जो जन्म देते हैं क्या करते हैं, उसके शरीर में क्या होता है कि वो संतान को जन्म देने के योग में आ जाते हैं। आइए टॉपिक पर ध्यान देते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक के बारे में। हमारे पृथ्वी पर जितने प्रकार के जीव है, सभी जीव में, यानी कहने का मतलब जो होता है सभी जीव में जो होता है एक प्रकार के क्या होते हैं, एक प्रकार के चक्र की क्रिया होती है। चक्र के क्रिया होती है, ध्यान दीजिएगा, चक्र के क्रिया होती है। सभी जीवों में क्या होते हैं, सभी जीवों में जो होते हैं एक चक्र की क्रिया होती है। सभी जीवों में एक क्या होती है, चक्र की क्रिया होती है। और उसी चक्र की अगर हम लोग बात करेंगे, उसी चक्र के बात करेंगे तो पहला चक्र में आपको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, पहला चक्र में मिलेगा आपको, यानी पहला चक्र में मिलेगा जिसका नाम है मध्य चक्र, जिसका नाम है मध्य चक्र। ध्यान दीजिएगा, जिसका जो होता है मध्य चक्र होता है और दूसरा जो होता है वो ऋतु चक्र होता है। दम ध्यान दीजिएगा, तो ये जो क्रिया जो होता है मध्य चक्र का, ध्यान दीजिएगा, ये मध्य चक्र की जो क्रिया होती है और ये ऋतु चक्र की जो क्रिया होती है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखिएगा कि मध्य चक्र की जो क्रिया होती है, मध्य चक्र की जो क्रिया होती है, कहेंगे कि मध्य चक्र जो है एक ऐसी क्रियाएं होते हैं जो नर और मादा दोनों के शरीर में होता है, क्लियर। ये जो होता है मध्य चक्र जो होता है नर प्लस मादा, यानी नर प्लस मादा के शरीर में होता है, शरीर में होता है। और वो शरीर में क्यों होता है, ध्यान दीजिएगा,
क्योंकि नर और मादा जो होते हैं, नर और मादा जो होते हैं, एक निश्चित उम्र के आने के बाद, एक निश्चित उम्र में जब आते हैं, नर और मादा जो है एक निश्चित उम्र में आते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, पुरुष की बात कर दें, किसकी बात करें, पुरुष की बात करते हैं, तो पुरुष जो होता है, ध्यान दीजिएगा कि 15 से 18 वर्ष के उम्र में जब आते हैं ना, तो 15 से 18 वर्ष के जो उम्र में आते हैं, तो पुरुष में जो होता है एक विशेष प्रकार के जो होता है, एक विशेष प्रकार के जो होता है वो गंध निकलता है। क्या निकलता है, गंध निकलता है, और वो गंध कोची के रूप में होता है, जिसका नाम है प्रोमेंस गंध। क्या नाम है, प्रोमेंस गंध होता है। और वही प्रोमेंस गंध में क्या होता है, एक गुण पाया जाता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन होता है, और ऐसी टेस्टोस्टेरोन जो होता है कि पुरुष के जो चेहरे पे बाल लाने के काम करता है यही हार्मोन। जहां से आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि पुरुष के चेहरे पे बाल लाने के कौन काम करता है, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। दम ध्यान से समझिएगा, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। और यही जो टेस्टोस्टेरोन जो होता है, वही टेस्टोस्टेरोन जो होता है बाबू, है ना, यही जो होता है हमारा गुण बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं शुक्राणु कहते हैं, या शुक्राणु ना कहेंगे। यही हमारे शरीर से क्या चीज से रूप में बनेगा, जिसका नाम है वीर्य के रूप से जाना जाएगा। कोची के नाम से जाना जाएगा, वीर्य के नाम से जाना जाएगा। और यही वीर्य जो होता है एक पुरुष के लिए अमृत के समान होता है। जनन करने में सबसे ज्यादा योगदान इसी का होता है। और इसी शुक्राणु में जो होता है एक पुरुष के जो भी कहना है, धन कहो अमृत कहो, वही है। क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो यही वीर्य जो होते हैं स्त्री के वेजिना में, योनि में अंडा उत्सर्जन होते हैं, जिसके कारण स्त्री जो होती है यानी गर्भ धारण करती है, गर्भ रूप लेती है, संतान का जन्म लेने देने का योग बनती है। तो ध्यान दीजिएगा, यही शुक्राणु। लेकिन ये शुक्राणु जो होता है, ध्यान देना है गौर से, ये जो शुक्राणु जो है संकलन करने पर, क्या करने पर, एक बार जब संकलन करता है, जब पुरुष एक बार संकलन की क्रिया करता है, तो अगर ml में कहेगा तो 2.5 ml से लेकर कितना हो जाता है, 3 ml जो होता है वो का होता है। अगर ml से बात करेगा तो याद रखिएगा 2.5 ml से लेकर 3.5 ml जो होता है वीर्य संकलन हो, यानी क्या होते हैं, उत्सर्जन होते हैं। अगर संख्या की बात कर दे, अगर संख्या की बात कर दे तो संख्या आपका हो जाएगा, यानी ध्यान दीजिएगा 20 लाख हो जाए, 20 लाख से आपका हो जाएगा, 20 लाख से कितने हो जाएगा, 40 लाख के आसपास जो है हमारे शरीर से। अगर संख्या में पूछे तो ये याद रख लेना है, अगर ml में पूछे तो ये वाला याद रख लेना है। इतने संख्या में हमारा संकलन करते समय शरीर से उत्सर्जन होता है। क्या होता है, शरीर से उत्सर्जन होता है। और इसी जो उत्सर्जन जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। यही जो होता है पुरुष में गुण होता है। उसके बाद यही जो हमारा जो होता है, यानी इस समय में क्या होता है, शुरू हो जाता है, लेकिन इसका मृत्यु खत्म समाप्त होने का कोई उम्र नहीं होता है। यानी पुरुष में अगर शुक्राणु कहा जाए तो आजीवन काल तक चल सकता है। पुरुष में जो है आजीवन काल तक चल सकता है, जब तक एक पुरुष का मृत्यु न हो जाए उसके शरीर में स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु हमेशा बनते रहता है ना। देखते होंगे, सुने होंगे कि बुजुर्ग जो पुरुष जो होता है 60 साल 65 साल के उम्र में क्या करते हैं, वो शादी विवाह करते हैं। क्यों, क्योंकि पुरुष में जो शुक्राणु बनने का जो क्रिया जो है, शुक्राणु जो बनता है वो आजीवन काल बनता है। ध्यान दीजिएगा, पुरुष में समाप्त होने का क्रिया नहीं होता है, इसलिए ये शुरू होने का क्रिया है लेकिन खत्म होने का क्रिया नहीं है। उसी को तो ध्यान दीजिएगा, तो पता चल गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, स्त्री के साथ बात में, किसके बारे में बात करेंगे, स्त्री के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा,
स्त्री के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? तो स्त्री में भी सेम प्रोसेस होता है, ध्यान देना है टॉपिक पे। स्त्री में भी तो होते हैं, सेम प्रोसेस होते हैं, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा कि स्त्री में जो होने का जो गुण, जो क्रिया होता है वो 12 से 13 वर्ष की, जो 12 से 13 या 12 से 15 कहीं के करते लेके चलते हैं, यानी 12 से लेकर 15 वर्ष के शरीर में जब स्त्रियां जब आती है तो उसके शरीर में भी एक प्रकार की क्या होती है, प्रोमेंस गंध बनते हैं। इसमें भी बनते हैं। कौन सी गंध बनते हैं? इसमें भी है ना, प्रोमेंस गंध बनते हैं। और जब इसमें प्रोमेंस गंध बनेगा तो वो कोची के रूप में होगा, ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम बनेगा रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन और बनेगा ऑक्सीटोसिन बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनेगा। क्या बनेगा? रिलैक्सिन हार्मोन बनेगा और ऑक्सीटोसिन के रूप में बनेगा। किसके रूप में बनेगा? इसमें जब आ जाते हैं और यही जो होता है वो कोची के रूप में काम करेगा, विकसित करेगा। ध्यान दीजिएगा, यही जब गुण करेगा, प्रोमेंस गंध है, तो उसके अंडाशय में, स्त्री के अंडाशय में क्या बन जाएगा? अंडाशय में क्या बन जाएगा? अंडाशय में क्या बन जाएगा? अंडाणु बनना शुरू होगा। क्या बनेगा? अंडाणु बनना क्या हो जाएगा? अंडाणु बनना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएंगे। क्या बनना शुरू हो जाएगा? अंडाणु बनना शुरू हो जाएगा। और जब अंडाणु बनना शुरू हो जाएगा तो एक क्रिया जो होता है, वो क्रिया जो गुण करेगा, यही जो काम करेगा, इसी जैसे बनेगा, तो वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, इसके अंदर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, आप इतना एक एक टॉपिक को लगाते चलिए, टॉपिक में आपको बहुत यूजफुल होने वाला है। उसके बाद है ना, जब ये बनना शुरू हो जाता है तो स्त्री और पुरुष, स्त्री और प्लस कर देते हैं, स्त्री प्लस क्या करते हैं? पुरुष। जब दोनों में ये गुण अगर आ जाता है प्रोमेंस गंध का, स्त्री में भी आ गया और पुरुष में भी आ गया, तो एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करने लगता है। यानी स्त्री जो है पुरुष को आकर्षित करने लगता है और पुरुष जो है स्त्री को आकर्षित करने लगता है। इसी को आज के हम लोग समय में, इसी को हम लोग बोलते हैं लव बोलते हैं, यानी प्यार बोलते हैं, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्यार बोलते हैं, लव बोलते हैं। क्योंकि एक दोनों को शरीर में, स्त्री के शरीर में और पुरुष के शरीर में, दोनों में एक विशेष प्रकार के क्या आ जाते हैं? गंध आ जाते हैं। इसलिए एक दूसरे को आकर्षित करने लगता है। स्त्री पुरुष को आकर्षित करता है और पुरुष स्त्री को आकर्षित करने लगता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लव बोलते हैं, प्यार बोलते हैं। लेकिन आप लोग को बताते हैं कि यहां से यही दोनों के कारण क्या होते हैं? एक दूसरे से लगाव होते हैं। तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताऊं, बायोलॉजी कहता है कि पुरुष कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकता है। पुरुष के पास प्यार करने का कोई मेंटलिटी नहीं होता है, पुरुष के पास प्यार करने की क्षमता है ही नहीं, है ना। पुरुष के पास सिर्फ अट्रैक्शन होता है। पुरुष को देखना ना, पुरुष को देखिए होगा कि बस जहां पर भी जाएगा, एक अच्छा लगा उसके प्रति हो जाएगा, बेस्ट खोजता है पुरुष, सबसे बेस्ट। ये बेस्ट हो गया, उसको आकर्षित कर लिया, देखने में वाव क्या है ना, उसको बड़ी तारीफ करना शुरू करेगा। अगर उससे भी बेस्ट आ गया तो बोलेगा कि नहीं, ओकरा से बेस्ट ये है। कपड़ा लेने को जाओ या किसी भी मार्केट में जाओ या किसी भी जगह पे जाओ, है ना, पुरुष के पास अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। पुरुष लेको प्यार नाम का चीज नहीं होता है, वो किसी से प्रेम नहीं कर सकता है पुरुष, चाहे भाई हो, बहन हो, चाहे अदरवाइज कोई भी हो, वो कर ही नहीं सकता है। बायोलॉजी कहता है, क्योंकि है ना, पुरुष के पास सिर्फ देखने का अट्रैक्शन, लेकिन स्त्रियों के पास अट्रैक्शन कम होता है। स्त्रियों के पास अट्रैक्शन का होते हैं, कम होते हैं। स्त्रियों के पास प्रेम होता है, प्रेम होता है। और अगर स्त्री जिस व्यक्ति से प्रेम कर ले, जिस पुरुष से प्रेम कर ले, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे आंधर हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, कैसनो हो, उसके सामने सलमान खान बन जाएगा। उसके नजर में सलमान खान जो है मेरा वही है। लेकिन अगर एक स्त्री, एक गर्ल्स, वो एक पुरुष पर आश्रित रह सकता है, लेकिन एक पुरुष कभी भी दूसरे स्त्री पे, यानी एक स्त्री पर कभी आश्रित, बस कितनों अगर कहे कि नहीं, तो इसलिए आप लोग को बोलते हैं कि यहां पे पुरुष के पास प्रेम नाम का चीज है ही नहीं, सिर्फ ओनली एक चीज, अट्रैक्शन, बड़ाई,
से, है ना, बस एक दूसरे का गुण प्रकट करना पुरुष का ही लक्षण है। आइएगा, इसी को साइंस का अकॉर्डिंग कहते हैं। तो यही कहता है कि एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। इसी में टॉपिक में फिर देखेंगे, तो इसी का आंसर हमारा चलता है। तो अब इसका आंसर आप लोग को पता हो गया, जिसका नाम है आपको यानी मध चक्र। ध्यान दीजिएगा, तो कहेंगे कि मध चक्र एक ऐसी प्रक्रिया होते हैं जो एक निश्चित समय उम्र के बाद, है ना, निश्चित समय उम्र के बाद पुरुष के शरीर से, नर और मादा के शरीर से एक विशेष प्रकार के गंध आते हैं, एक विशेष प्रकार के गंध निकलते हैं। उस गंध का नाम आप लोग को बता दिए, उस गंध का नाम है प्रोमेंस गंध। उस गंध का नाम कौन सी गंध है, प्रोमेंस गंध होते हैं, जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मध चक्र कहते हैं। यहां से ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है, कह देगा कि मध चक्र जो होते हैं वो किस में होते हैं। तो मध चक्र जो होता है, मध चक्र का एग्जाम्पल होगा, जैसे गाय हो जाएगा, भैंस हो जाएगा, भैंस हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, बिल्ली हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बिल्ली हो जाएंगे, भेड़ हो जाएंगे, यानी बहुत सारे जो होते हैं। देखिएगा ऑप्शन में रहेगा, आंसर जब क्वेश्चन देगा तो रहेगा, कहेगा कि इनमें से मध चक्र होता है, तो सब कुछ रहेगा, स्त्री पुरुष सब रहेगा। ध्यान दीजिएगा, और लास्ट में एक ऑप्शन ले रहेगा सभी का, तो आप सभी का टिक आउट कीजिएगा, क्योंकि मध चक्र सभी में होता है। क्लियर हुआ। उसके बाद दूसरा टॉपिक में था जिसका नाम था ऋतु चक्र। कौन सा चक्र था, ऋतु चक्र था। तो ऋतु चक्र जो होते हैं वो सिर्फ किस में होते हैं, स्त्रियों में होते हैं। क्या होते हैं, ये सिर्फ स्त्रियों में होती है, और ये सिर्फ स्त्रियों में होती है बाबू। ये किसमें होगा, यह जो है, यह क्रिया सिर्फ, यह क्रिया सिर्फ स्त्रियों में होती है। किसमें होते हैं, स्त्रियों में होते हैं। यह क्रिया सिर्फ किसमें होते हैं, स्त्रियों में होते हैं। और स्त्रियों में होने के बाद क्या करते हैं, एक स्त्री के किसका एक स्त्री के निश्चित उम्र के बाद, अभी जस्ट बताए थे, किसके, एक निश्चित उम्र के बाद, एक निश्चित उम्र के बाद, एक निश्चित उम्र के बाद क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक निश्चित उम्र के बाद उसके शरीर में, उसके शरीर से, इसके एक निश्चित उम्र के बाद, है ना, शरीर से क्या निकलेगा, शरीर से, है ना, शरीर से क्या निकलते हैं, तरल पदार्थ निकलते हैं, जो एक निश्चित समय पर वो बार बार दोहराते रहती है, हमेशा मंथली में दोहराते रहती है ना। प्रति, जिसी को हम लोग बोलेंगे मासिक चक्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मासिक चक्र भी बोलते हैं, या आवर्त चक्र भी बोलते हैं, या उसी को मंथ साइकिल भी कहते हैं, या उसी को आप क्या कह सकते हो, MC यानी मंथ साइकिल भी कह सकते हैं। या उसके बाद आपको इसको क्या कह सकते हो, पीरियड भी कहते हैं। बहुत सारे इसका रूप अपना है उच्चारण करने का, तो ध्यान दीजिएगा। तो एक निश्चित समय उम्र के बाद उसके शरीर की स्त्रियों में बार बार जो एक क्रिया होती है वो दोहराते रहती है। निश्चित एक क्रिया जो होती है वो कितने दिन का होती है, 28 दिन का होती है। कितने दिन का होती है, 28 दिन। हम वीडियो पे बने रहिए, आज हम बहुत अच्छे टॉपिक की हम लोग बात कर रहे हैं। 28 दिन का होती है। 28 दिन में क्या होते हैं, उसके अंडाशय से, स्त्रियों के अंडाशय से, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, और यही अंडाणु जो निकलेगा, निकल के जाता है फैलोपियन नली से जाता है, और 28 दिन के अंतराल में, 28 दिन के अंतराल में यह क्रिया संपन्न होती है। उसी को हम लोग कहते हैं ऋतु चक्र कहते हैं। ऋतु चक्र सिर्फ किस में होने वाला है, स्त्रियों में होने वाला है ना। पुरुष में होता नहीं है, पुरुष में मध चक्र होता है, स्त्रियों में ऋतु चक्र होते हैं। कोई डॉट, कोई दिक्कत। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे, ये एग्जाम्पल में पूछेगा तो होते हैं, जैसे किसमें होते हैं, मानव में होते हैं जी, है ना। मानव में हो गया, बंदर में हो गया, किसमें हो गया, बंदर में हो गया, किसमें हो गया, और किसमें होगा, चिंपांजी में होगा, किसमें होगा,
चिंपांजी में होगा। तो ये सब किस में होने वाला क्रिया है? ऋतु चक्र में होने वाला है। किस में होने वाला है? तो ऋतु चक्र में। तो मध्य चक्र और ऋतु चक्र क्लियर हुआ। मध्य चक्र स्त्री और पुरुष दोनों में होता है और ऋतु चक्र सिर्फ स्त्रियों में होता है। उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक की बात करेंगे, ध्यान देना है टॉपिक पे। तो हम लोग मध्य चक्र और तो ये तो पढ़ लिए, ऋतु चक्र पढ़ लिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसे भी टॉपिक होते हैं। तो हम तो संतान को जन्म देते ही हैं, संतान तो जन्म मिलता ही है, हमारे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों को तो उत्पत्ति होता ही है। लेकिन ध्यान देना, गौर से टॉपिक पे बात करना। लेकिन जब जीव का जो जन्म होता है, कोई गुण में भी तो हो सकता है। इसका गुण क्या है? इसका गुण, जैसे गुण का मतलब होता है अगुणित होता है। हमारे गुण के अंदर क्या अगुणित है या हमारे शरीर के अंदर द्विगुणित है, इसी को हम लोग गुण कहेंगे। तो हमारा जीव शरीर में जो होता है वो गुण जो होता है, यानी कहने का मतलब किसका गुण? क्रोमोसोम का, गुणसूत्र का, ये सब हमारा गुण होता है। ध्यान दीजिएगा टॉपिक पर, इसी का नाम पढ़ेंगे हम लोग, गुण देखेंगे, टॉपिक देखेंगे जिसमें जीवों में गुण, जीवों में क्या करेगा? ध्यान दीजिएगा, ये जो होते हैं जीवों में जो गुण होता है, जीवों का जो गुण होता है बाबू, जीवों का गुण होता है, तो हमारे शरीर में जो होते हैं वो दो प्रकार के गुण होते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो पहला जो गुण होता है बाबू, पहला गुण क्या होता है? पहला जो हमारे गुण जो होता है अगुणित होता है। क्या होता है? अगुणित होता है। क्या होता है? हैप्लोइड होता है। क्या होता है? हैप्लोइड होता है। और दूसरा जो होता है वो द्विगुणित होता है। क्या होता है? द्विगुणित होता है, यानी कहने का मतलब हो गया डिप्लोइड होता है। ध्यान दीजिएगा, हैप्लोइड और डिप्लोइड, ये हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार के होने वाला का है, गुण होते हैं। क्या होते हैं? गुण होते हैं। तो यहां पर गुण जो होता है हमारे शरीर में जो क्रिया का रूप में काम करता है, किसके रूप में काम करता है? वो क्रिया के रूप में काम करता है। देखिए, तो देखिए हमारे जीव में जो गुण होता है वो किस के रूप में होता है? देखिएगा, कहेंगे अगुणित का मतलब होता है कि जब जीवों का गुण, जब क्या करेंगे? जब जीवों का जब जीवों का गुणसूत्र जनक के आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। जब जीवों में गुणसूत्र क्या होती है? जनक को क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। जब जनक का जो गुण जो होता है वो जनक से क्या हो जाएगा? जनक से क्या हो जाएगा? आधी। जैसे एग्जाम्पल लेकर समझते हैं बढ़िया से, जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे हम लोग को शरीर में क्या होता है? शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु होता है हमारे शरीर में, शुक्राणु। जहां शुक्राणु ना समझेंगे तो हम नॉर्मल तरीके से हम आराम से समझेंगे, जैसे बोलेंगे युग्मक। युग्मक जो होता है, यहां से पूछेगा कि युग्मक क्या है, अगुणित है या द्विगुणित है, तो हम टिक मार देना है, अगुणित होता है। और अगुणित जो होते हैं, जैसे अब युग्मक जैसे ही बोलेगा तो युग्मक को दो भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है शुक्राणु को बांटा गया है, और दूसरा बोला गया है अंडाणु को बोला गया है। ध्यान दीजिए, पहला जो बोला गया शुक्राणु को बोला गया और दूसरा बोला गया अंडाणु को बोला गया। तो ऐसे अंडाणु और शुक्राणु को हम लोग क्या है, ये युग्मक कहलाता है। यानी कहेंगे शुक्राणु, तो शुक्राणु एक प्रकार की क्या है? युग्मक है। अंडाणु एक प्रकार की क्या है? युग्मक है। और यही जब युग्मक को हम लोग एन से सूचित करते हैं। याद रखिएगा,
कहीं कहीं एन लिखा रहेगा, तो इसको हम लोग एन से सूचित करते हैं। तो बताओ शुक्राणु एन हुआ, अंडाणु एन हुआ, तो यही जब आपस में मिलेगा तो बनेगा 2n बनेगा, तो 2n में हो जाएगा, जिसको बोलते हैं युग्मनज बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? जैसे में हम लोग बोलेंगे युग्मनज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? युग्मनज बोलेंगे। तो युग्मनज जब कहेगा तो ये द्विगुणित हो जाएगा। युग्मनज बोलेगा तो क्या हो जाएगा? द्विगुणित हो जाएगा। लेकिन शुक्राणु अगुणित, अंडाणु अगुणित होता है। क्लियर हुआ? तो यही आपका युग्मक। ध्यान दीजिएगा कि जब जनक के क्या होगी? आधी होगी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अगुणित कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा युग्मक, युग्मक हो जाएगा जैसे शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु और कोची अंडाणु। या ये तो मानव में हो गया। अगर पौधा में बात कर दे तो पौधा को भी 2 भागों में, जैसे पुरुष में बात करेंगे तो पुरुष में क्या पाया जाता है? तो पुरुष में आपको, पुरुष में जो होता है परागकण होता है। क्या होता है? परागकण होता है। और स्त्री में जो होता है वो क्या होता है? अंड कोशिका होता है। क्या होता है? अंड कोशिका होता है। तो ये भी दोनों एक प्रकार की क्या है? युग्मक है। क्या है? युग्मक है। तो ये सब जो होता है अगुणित। जैसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा शुक्राणु क्या है? अगुणित है। अंडाणु क्या है? अगुणित है। परागकण क्या है? अगुणित है। अंड कोशिका क्या है? अगुणित है। तो ये सब जो होता है अगुणित है। ये सब क्या है? अगुणित। तो क्लियर हुआ? अगुणित जनक के आधे। जैसे उसके बाद हम लोग बात करेंगे द्विगुणित के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? द्विगुणित के बारे में हम लोग बात करेंगे। किसके बारे में? द्विगुणित के बारे में। तो द्विगुणित क्या है? तो द्विगुणित का मतलब होता है कि जब जीवों में गुणसूत्र के संख्या जनक में जोड़ा रूप में पाया जाता है। जोड़ा के रूप में पाया जाता है। जोड़ा के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाएगा? जोड़ा के रूप में पाया जाएगा। किसके रूप में पाया जाएगा? जोड़ा के रूप में पाया जाएगा। उसी को हम लोग कहते हैं द्विगुणित, जिसको हम लोग 2n से सूचित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेकर चल जाओ, तो एग्जाम्पल में अभी बताए कि क्या हो जाएगा? युग्मनज हो जाएगा। क्योंकि युग्मनज में जो होते हैं वो 2 युग्मक बने होते हैं। क्यों? क्योंकि युग्मक में जो होते हैं 2 युग्मक होते हैं। नर का और मादा का गुण रहता है। यानी नर में किसका रहता है? वो शुक्राणु रहता है, शुक्राणु रहता है। और मादा में क्या रहता है? अंडाणु रहता है। क्या रहता है? अंडाणु। जब दोनों आपस में मिलते, यही जो दोनों है वो एक प्रकार के युग्मक है। एक प्रकार की क्या है? युग्मक। जब 2 युग्मक आपस में मिलते हैं तो वो युग्मनज बनते हैं। क्या होते हैं? जब 2 युग्मक आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं? युग्मनज बनते हैं। और वही युग्मनज जो होता है वो भ्रूण के रूप में विकसित होता है। किसके रूप में विकसित होता है? भ्रूण के रूप में विकसित होता है। तो क्लियर हुआ? ऋतु चक्र और मध्य चक्र है ना। उसके बाद थोड़ा सा एक और टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है, यहां तक किसी का डाउट, किसी का दिक्कत? यानी 2n आपको समझ में आया या? द्विगुणित को किसको सूचित करते हैं, है ना। जैसे युग्मनज क्या हो गया? यानी द्विगुणित हो गया। उसके बाद कहीं कहीं एक और क्वेश्चन कर देता है जिसका नाम है त्रिगुणित। क्या नाम है उसका? है त्रिगुणित। त्रिगुणित। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिगुणित उसी को कहते हैं कि जब क्या करेगा? जब अगुणित और द्विगुणित आपस में मिलता है। आपस में मिलता है। मिलकर जिस है ना, मिलकर जिस गुण का निर्माण करता है उसी को क्या कहते हैं? जैसे n प्लस, एग्जाम्पल में n प्लस 2n बराबर क्या हो जाएगा? 3n। जैसे एग्जाम्पल में इसका क्या हो जाएगा? भ्रूण पोष हो जाएगा।
भ्रूण पोष में जो होता है वो त्रिगुणित का गुण होता है। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछता है कि भ्रूण पोष क्या है, तो भ्रूण पोष में होता है त्रिगुणित होता है, क्योंकि इसमें है ना, यानी क्या होता है इसमें, भ्रूण पोष में अगुणित और द्विगुणित आपस में मिलकर निर्माण करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिगुणित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिगुणित बोलते हैं। तो आप इतने दम टॉपिक को आराम से बिंदास होकर दम कॉपी में लगाइए और यहां से आप टेलीग्राम पर एसएमएस कीजिए, यहां से आपको पीडीएफ यहां से सेंड किया जाएगा, है ना। जो आपके पास पेज है ना, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इसलिए आप टॉपिक पे दम हर एक बात को गौर से सुनिए। फिर से बोलते हैं, क्योंकि समझदारी ही आपका महान बनाता है मेरे दोस्त। अगर बायो समझना है तो दिमाग से, दिल से आवाज आना चाहिए, दिल से लगे। अगर किसी भी चीज को दिल से लो, देखो बायो पढ़ रहे हो आप लोग, बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है दिल की भावना को जगाना, तब बायो का मतलब होता है। बायो का अर्थ ही होता है स्टडी टू लाइफ, जीवन का अध्ययन करना। तो जीवन का अध्ययन करने के लिए हमें क्या चाहिए? क्या कॉपी चाहिए, किताब चाहिए? नहीं, बस आत्मा को फोकस करो। मुझे सीखना इससे क्या है, इसी को बायो बोलते हैं। और बायो जिस दिन समझ जाओगे मेरे दोस्त, उस दिन आप समझो कि आप अपने लाइफ को समझ जाओगे, जिंदगी के बारे में समझ जाओगे। क्योंकि बायो सभी पेपर से आपको एक रिलेशनशिप बनाकर देखो तो सबसे हटकर बायो है। कहीं ना कहीं केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी ऑल पेपर आपको कुछ और सिखा रहा है, लेकिन बायो आपको जिंदगी सिखा रहा है। तो इसलिए एकदम बिंदास टॉपिक पर आप लोग बने रहे, क्योंकि समझदारी ही आपको महान बनाता है। बिन समझदारी के आप रिजल्ट के लिए, है ना, रिजल्ट के लिए मत पढ़िए। रिजल्ट अगर आपका बेहतर तैयारी हो जाए, बेहतर नॉलेज आपके पास मिल जाए, तो बेहतर रिजल्ट भी मिल जाएगा। जब बेहतर मेरा जिंदगी मिल सकता है, बेहतर नॉलेज मिल सकता है, बेहतर कॉन्फिडेंस मिल सकता है, तो बेहतर नॉलेज मुझे क्यों नहीं मिल सकता है? तो इसलिए आप लोग दम बिंदास से हर एक बात पे ध्यान डालो कि हमारे जिंदगी में कौन कौन सी घटनाएं घटते हैं, उसके बाद बायो के देख लो। तो चलिए, मैं फिर से आपको अगले क्लास, अगले टॉपिक इसी संस्था पर मिलेंगे। जब तक हमारे तरफ से सभी स्टूडेंट, सभी भाई को जिंदगी जिंदाबाद। ओके, बाय बाय।